चलिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आगे देखते हैं। आज का टॉपिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आज का टॉपिक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एक जो हमने बात करी थी कि जो एक वेव होती है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है, और एनर्जी किसमें होती है, सारी सारी फोटोन के पास होती है। ये एनर्जी फोटोन्स किसको इम्पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इम्पार्ट करते हैं, और निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी इम्पार्ट होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपके पास, जो लाइट की इंसिडेंट एनर्जी है that will be imparting to the electrons to remove them from the metal, and the energy required to remove them is called work function, and the rest of the remaining energy is provided in the form of kinetic energy to the electrons. तो जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन कि इंसिडेंट एनर्जी जो है वो आपके पास क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, एनर्जी आपके पास कंजर्व रहेगी, करंट एनर्जी आपके पास कंजर्व रहेगी। तो वो ये है कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो इंसिडेंट एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। अब इंसिडेंट एनर्जी कितनी है आपके पास, h न्यू, वर्क फंक्शन कितना है आपके पास, पाई नॉट इज द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम कौन सी कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम वाली कितनी। तो अगर सपोज करो इंसिडेंट एनर्जी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निकालने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुई, तो मैक्सिमम कितनी होगी, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो h nu is equal to phi naught plus k max। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन सिंपली कहती है सिंपल, यहाँ से हम k max निकाल सकते हैं। तो k max का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ से वो आएगा आपके पास h nu minus phi naught। एक तो ये इक्वेशन k max निकालने के लिए काम आ सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का काम आ सकती है। दूसरा phi naught किसके बराबर होता है, h nu naught। देखिए ये न्यू यहाँ पर क्या है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि मिनिमम आपको कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन व्हिच इज पाई नॉट। तो k max यहाँ से आपके पास आता है h nu minus h nu naught। तो h is equal to nu minus nu naught, this is k max। Now this expression will help you to one answer conceptually. That question is why there is no emission possible if the frequency is less than threshold frequency। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एमिशन पॉसिबल क्यों नहीं है, तो उसको हम मैथमेटिकली इससे शो कर सकते हैं कि पॉसिबल। हम कहेंगे विल से दैट कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो ये k max नेगेटिव हो जाएगा। यहां हम आंसर करेंगे इसको कि if frequency becomes less than threshold frequency, then k max will become negative। कभी आपने सुना kinetic energy नेगेटिव हो सकती है ना, since kinetic energy cannot be negative, so this hence frequency no emission is possible for frequency less than threshold frequency। अब kinetic energy नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी emission थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर पॉसिबल नहीं है। ये इसका आंसर है।
क्या है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी। तो मैंने इसी इक्वेशन के अंदर आपको एक आंसर बताया, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है, इसी में क्वेश्चन का आंसर है कि why should be the frequency greater than threshold frequency, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा क्यों होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ गए बात? अब यहां से आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन से आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कल कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, व्हाट स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली डू, स्टॉपिंग पोटेंशियल करता क्या है? Stopping potential does the work against the electrons having maximum kinetic energy। तो maximum kinetic energy और electrons को रोक देता है, वो maximum kinetic energy और electrons को रोक देता है। Stopping potential किसका होता है हरमन? कैथोड का या एनोड का? Anode। Stopping potential is that negative potential given to the anode which will stop the electrons, that will stop the electrons, that is the stopping potential। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल की वो नेगेटिव पोटेंशियल हम एनोड को दें तो जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक दे। तो हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज वर्क अगेंस्ट electrons having maximum kinetic energy। जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनके अगेंस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क डन करता है, उनको रोकने के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एनी पोटेंशियल? मानिए कोई भी पोटेंशियल कितना वर्क डन करता है, क्या फॉर्मूला उसका? पोटेंशियल और वर्क डन हाउ दे रिलेटेड? बचपन में पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज लाइक दैट, ऐसे पढ़ा था ना, पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होता है? डिस्चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो वर्क डन जो है वो दैट इज सिंपली चार्ज इनटू पोटेंशियल। वो चार्ज, वर्क और पोटेंशियल कैसे रिलेटेड है? इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क जो होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कितना होगा? दैट इज EV नॉट। दिस इज वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल। This is the work done by the stopping potential, which is equal to EV naught, and this work done by the stopping potential is equal to the maximum kinetic energy of the electrons। तभी तो उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये work done by the stopping potential is equal to K max। EV naught किसके बराबर होगा? K max के बराबर। Done? पक्का? तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वहाँ पे K max की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? So in equation 1 K max की जगह मैं EV नॉट लिख दूंगा h mu minus phi naught। यहाँ से V नॉट कितना हो जाएगा? h mu by E minus phi naught by। This is a Einstein photoelectric equation, and this equation gives the direct dependence, direct relation between stopping potential and frequency। किसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन देता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अब इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबको पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपके पास? y is equal to mx plus c। y is equal to mx plus c is the equation of a straight line, है ना? पता है? चलो, तो y एक्सिस पर क्या है? x एक्सिस पर क्या है? So y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। c क्या होता है? c इज अ इंटरसेप्टर, और यहाँ पर स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? h by e। तो देखो पक्का, यहाँ पर जो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, दिस इज द
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है ये, और इसका जो स्लोप है तो कितना होगा आपके पास, दिस इज h by a। स्लोप है वो कितना होगा, h by a। तो दिक्कत आपका, दिस इज स्लोप, स्लोप इज h by a। इंटरसेप्ट मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द इंटरसेप्ट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरसेप्ट। ये कैसा इंटरसेप्ट होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट। ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, दिस इज नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो विद द इक्वेशन हमने ग्राफ प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हेल्प से, y इक्वल mx प्लस c की हेल्प से हमने ग्राफ को प्लॉट किया। और इस ग्राफ के जो दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि एक तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो इस ग्राफ का स्लोप है कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। स्लोप और इंटरसेप्ट, तो इस ग्राफ का स्लोप है वो है h by e और इंटरसेप्ट कितना है pi नॉट by e। नेगेटिव का मतलब है कि वो नीचे से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट मतलब कि ग्राफ y एक्सिस पे कहां से स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट 0 होता तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता, पॉजिटिव होता तो ऊपर से स्टार्ट होता। डन। नेक्स्ट प्लॉट यू हैव टू ड्रॉ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। The next plot is kinetic energy and frequency. क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी था, अब आपने प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट इक्वेशन का, इस इक्वेशन से ड्रॉ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है ना आपके पास, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो बताओ इसको कैसे करोगे, इसको भी कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू, तो y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, इसका स्लोप सिंपली h के बराबर होगा और इसका इंटरसेप्ट कितना होगा सिंपली। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप कितना आएगा h और वर्क फंक्शन कितना आएगा आपके पास, दैट इज इंटरसेप्ट कितना आएगा, वर्क फंक्शन। ठीक है, क्योंकि एक ही इक्वेशन से हम तीन ग्राफ्स बनाएंगे इसमें, एक तो पहला यही इसी से और एक दूसरा। थर्ड वन इज बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहले मैक्सिमम वेलोसिटी में इक्वेशन लिखो कितनी आएगी, के मैक्स को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो v max का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2h न्यू बाय m माइनस 2 पाई नॉट बाय m। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, तो y एक्सिस पर ये आ गया, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आ गया, तो स्लोप कितना हो गया आपके पास 2h बाय m। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, थर्ड वन, तो ग्राफ बनेगा आपके पास, दिस इज v max का स्क्वायर इनटू कितना आ गया फ्रीक्वेंसी, तो इसका स्लोप आएगा कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी
2h/m। अच्छा, ये जो m है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है, और उसके बाद जो इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2π0/। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बी मैक्स स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे रहा है, दैट इज 2h/m, और इंटरसेप्ट का दे रहा है दैट इज 2π0/। तो तीनों ग्राफ्स और तीनों ग्राफ के स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों ग्राफ्स चाहे मैं जिस मर्जी मेटल के लिए बना लूं, मेटल ए बी सी डी, अगर तीनों ग्राफ्स जिस मर्जी मेटल्स के लिए बना लेते हैं, इन सभी ग्राफ्स में जो ये आप देख रहे हैं तो हाँ, देयर ऑलवेज बी अ पैरेलल लाइंस, जितने मर्जी मेटल्स के लिए बना ले, देयर ऑलवेज बी अ, that is this is metal A, this is metal B, this is metal C, metal A, metal B, metal A, metal B। तो किसी भी मेटल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ही रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी केसेस में जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट। इन ग्राफ का जो सिग्निफिकेंस है वो ये कि सभी ग्राफ्स में जो स्लोप है वो आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि h भी कांस्टेंट होता है, e भी कांस्टेंट होता है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये ग्राफ हमेशा पैरेलल लाइन से बनेंगे। ये ग्राफ हमेशा क्या बनेंगे, पैरेलल लाइंस। रीजन भी कि इन सबका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, पक्का? तो ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस कुछ कंसेप्चुअल भी नोट डाउन कर लिए सबने? चलो फिर आगे एक क्वेश्चन बताओ। एक दो मेटल्स हैं ए और बी, एक का वर्क फंक्शन है, एक का वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोनों में जो लाइट की एनर्जी आ रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। दोनों में लाइट की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट टू द क्वेश्चन, टू मेटल्स ए एंड बी, the work function of A is greater than work function of B. If the same energy is incident on them, if the same energy is incident on them, which one will have lesser work function and electrons of lesser kinetic energy? Which one will have lesser work function, electrons of lesser kinetic energy? बताओ भाई। देखो भाई, जिसका वर्क फंक्शन कम उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम। वर्क फंक्शन किसका कम है,
ए का। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी किसी कम होगी, ए की। ए का वर्क फंक्शन कम है। अच्छा, वर्क फंक्शन मैंने बोला ए का बी से ज्यादा है, तो बी की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो ए से कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी किससे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बी के इलेक्ट्रॉन्स की या ए के इलेक्ट्रॉन्स की? बी की या ए की? देखिए मैंने कहा दोनों में सेम एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। ये मेटल ए था, ये मेटल बी था, इस पे भी 10, इस पे भी 10। इसमें निकालने में कितने खर्च हुए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें निकालने में खर्च हुए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 5। यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी 8। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, ए की या बी की? बी की ज्यादा है। तो बी की जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ए से ज्यादा होगी, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन्स निकालने की एनर्जी कम खर्च हुई है, ए में एनर्जी ज्यादा खर्च हुई है। तो वर्क फंक्शन ज्यादा, इट डजंट मीन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, इस बात को समझो। वर्क फंक्शन ज्यादा मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा। वर्क फंक्शन ज्यादा तो वो इसका मतलब ये नहीं है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, वो सोचो कि इंसिडेंट एनर्जी दोनों में सेम है, इसमें ज्यादा खर्च हुई निकालने में, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसमें कम खर्च हुई, इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करेंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोटोन के। तो फोटोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो हाउ विल यू राइट दिस इन 2 मार्क्स? एक्सप्लेन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप फोटोन को किस जगह स्थान देते हैं और क्या महत्व है उसका, फोटोन्स का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, और वो क्यों है और वो क्या है और वो कब है, ये सब बताना है। So question is explain the photon picture of electromagnetic radiation. So this photon picture of electromagnetic radiation इसको explain किसने किया? Photon picture of electromagnetic radiation को explain किया आइंस्टाइन ने explain किया। किसने explain किया? आइंस्टाइन। अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने किया था? ये बच्चों को एक डाउट रहता है माइंड, बच्चे कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आइंस्टाइन ने किया था। नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने किया था? मिलीकन ने। किसने किया था? मिलीकन, आर ए मिलीकन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था आर ए मिलीकन ने। आइंस्टाइन ने तो बस उसको अपनी पार्टिकल पिक्चर से एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, अपनी थ्योरी से उसको एक्सप्लेन किया। तो जो आइंस्टाइन था, इसने जो फोटोन की पिक्चर थी जो इसने क्रिएट की थी। आइंस्टाइन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? पैकेट्स की फॉर्म में, और वो एनर्जी है फोटोन्स। ये फोटॉन्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब ये फोटॉन्स किसी मैटर पार्टिकल से टकराते हैं, अदरवाइज इट इज अ वेव। इट इज अ वेव, इट इज हैविंग फोटॉन्स एंड द फोटॉन्स आर हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू h nu, और फ्रीक्वेंसी भी किसकी होती है? जो वेव की फ्रीक्वेंसी। यानी फोटॉन की एनर्जी भी किस पर डिपेंड कर रही है? वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। पर ये फोटॉन्स तभी, ये वेव तभी फोटॉन्स की तरह बिहेव करेगी, या हम ये कह सकते हैं ये वेव तभी फोटॉन्स को कैरी करेगी जब ये मैटर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो ये फोटोन पिक्चर में एक्सप्लेन करता है कि व्हेनेवर दिस वेव इंटरेक्ट विद द मैटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फुटबॉल, कुछ भी मैटर पार्टिकल है जिससे इंटरेक्ट करेगी वेव, सो द वेव विल बी मेड अप ऑफ व्हाट? फोटॉन्स। इट इज लाइक मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो ये हमने इसमें आंसर लिखना है। कर लेंगे एक्सप्लेनेशन, इसको लिखवा भी रखा होगा आपको मेरे नोट्स के अंदर कि जब भी मैटर पार्टिकल्स के साथ वेव इंटरेक्ट करती है, इट सीम्स टू बिहेव लाइक अ फोटॉन्स, अदरवाइज इट इज अ वेव। तो जो फोटोन है उन सबकी एनर्जी होती है, उन सबका मोमेंटम होता है। तो कितनी होती है फोटोन की एनर्जी? h nu। मोमेंटम कितना होता है? व्हाट इज मोमेंटम ऑफ दिस? मोमेंटम इज
h by lambda। तो h by lambda, h को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी आएगी, h को वेवलेंथ से डिवाइड करोगे तो मोमेंटम आएगा। उसके बाद फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट, number of photons in a number of photons may or may not be conserved, but the momentum of the photon system will remain conserved, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये कुछ फोटॉन्स के पॉइंट थे। उसके बाद फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब फोटोन्स अपना मीडियम चेंज करते हैं, यानी अगर एक लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ना, तो लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तो फोटोन्स की भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगी, स्पीड और वेवलेंथ। वेवलेंथ जरूर चेंज होगी, स्पीड जरूर चेंज होगा, मोमेंटम जरूर चेंज होगा। जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, रेस्ट मास क्या होता है, 0। इसका सिर्फ क्या होता है, डायनेमिक मास। क्या होता है इसका सिर्फ, डायनेमिक मास। और उसके बाद आपको क्या था, बाकी तो सब आपने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है de Broglie hypothesis, that is dual nature of matter। अब नेक्स्ट हमारे पास dual nature of matter। So dual nature of matter में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, in dual nature of matter that जो मैटर होता है, जैसे रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, इस चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। द रेडिएशन हैज टू नेचर, ठीक है, हमारे पास क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ध्यान से, आपके पास क्या होता है, रेडिएशन के क्या होते हैं, दो नेचर होते हैं आपके पास। तो कौन से दो नेचर होते हैं रेडिएशन के, वेव और पार्टिकल, ठीक है। ये कब कब कैसे बिहेव करते हैं तो पता है, ये वेव कब है, प्रोपगेशन में वेव है और इंटरेक्शन में पार्टिकल है। तो उसी तरह से मैटर के भी दो नेचर होते हैं, मैटर के भी दो नेचर होते हैं, दैट इज वेव एंड पार्टिकल। वी नो मैटर्स आर पार्टिकल ओनली, हम मैटर को सिर्फ पार्टिकल ही जानते हैं। ये जो मोबाइल फोन है ये मैटर पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल ओनली, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे जानते हैं उसको। कोई भी बॉडी है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। सो एवरी मैटर इज अ पार्टिकल, फुटबॉल पार्टिकल है, बॉल पार्टिकल है, हम सभी पार्टिकल्स हैं। So every matter is a particle. So just like every radiation is a wave, every matter is a particle. But now since radiation has two natures, if radiation can have particle nature, then matter can also have wave nature. The matter will also have wave nature. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने जो डी ब्रॉयस ने जो है दो थ्योरीज का इस्तेमाल किया, अपनी एक पॉइंट्स उसने दिए। उसने पहला पॉइंट दिया नेचर लव्स सिमेट्री। पहले उसने क्या पॉइंट दिया, नेचर लव्स सिमेट्री। तो उसने नहीं सॉरी, नेचर लव्स सिमेट्री वाज नॉट अ फर्स्ट पॉइंट। उसने पहले आइंस्टाइन की आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशनशिप को यूज किया, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन उसने क्या इस्तेमाल किया, E is equal to mc square। तो इसने क्या इस्तेमाल किया, E is equal to mc square। इसने यहां से कहा कि जो एनर्जी है, एनर्जी corresponds to what, रेडिएशन, एंड मास corresponds to what, मैटर। तो सबसे पहले उसने ये कहा कि रेडिएशन एंड मैटर आर इंटररिलेटेड, रेडिएशन एंड मैटर आर इंटररिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट जो आइंस्टाइन जो सॉरी डी ब्रॉयस ने दिया, डी ब्रॉयस ने सारी थ्योरी पेश की, डी ब्रॉय। तो इसने क्या कहा, रेडिएशन एंड मैटर आर इंटर रिलेटेड। उसने कहा रेडिएशन और मैटर जो है वो आपके पास
इंटर रिलेटेड। रेडिएशन और मैटर क्या है? इंटर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। एनर्जी, रेडिएशन, मास, मैटर, दे आर इंटर रिलेटेड। डन। सेकंड उसने कहा नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री, व्हाट दिस मीन नेचर लव सिमेट्री? वो कहता है कि रेडिएशन और मैटर इंटर रिलेटेड है। इफ रेडिएशन हैज टू नेचर्स, matter must also have nature. There must be symmetry. If the two things are related, if one having two nature, the other thing must also have two nature. So if radiation has two nature, matter must also have two nature. तो यहाँ से उसने अपनी एक hypothesis दी। तो डी ब्रॉय की hypothesis क्या थी? All the matter particles in motion have wave associated with them. This is de Broglie hypothesis. क्या थी? All the matter particles in motion have wave associated with them. All the matter particles in motion have wave associated with them. दोबारा से, have wave associated with them. ठीक है? State de Broglie hypothesis. This is a complete hypothesis. All the matter particles in motion have wave associated with them. और उसको प्रूव करने के लिए उसे दो पॉइंट कंसीडर किए। पहला, रेडिएशन एंड मैटर आर इंटररिलेटेड, व्हाट इज आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर एनर्जी, रेडिएशन है, मास, मैटर है, तो दोनों के बीच में रिलेशन है। फिर कहते हैं नेचर लव सिमेट्री। इफ रेडिएशन हैज टू नेचर, देन मैटर मस्ट आल्सो हैव टू नेचर। So from here he develops the theory that all the matter particles in motion have wave associated with them. They move like a wave. They move like a wave. Electron एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के आसपास वेव की तरह मूव करते हैं। They move like a wave. वेव की तरह मूव करते हैं। चले भैया, चलो। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स उसने दिए डी ब्रॉयस ने, और डी ब्रॉयस वेव इक्वेशन से। अच्छा, डी ब्रॉय वेव इक्वेशन क्या थी? व्हाट वाज द डी ब्रॉय वेव इक्वेशन? हाइपोथेसिस तो पढ़ ली। डी ब्रॉय वेव इक्वेशन क्या? वो कहता है कि चलो मैटर पार्टिकल वेव है, तो उस मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी होगी? अगर मैटर पार्टिकल्स हैव वेव मोशन, so they must have some wavelength. If matter particles have wave motion, they must have some wavelength. तो कितनी वेवलेंथ होगी? तो वो E is equal to h nu। कौन सी इक्वेशन होती है ये? प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन। उसके बाद E is equal to mc स्क्वायर। दोनों को कर दो इक्वेट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c by लैम्डा। तो यहाँ से c से c कैंसल, लैम्डा हो जाएगा h upon mc। मास इनटू स्पीड क्या होता है? मोमेंटम। दिस इज डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ। और इन वेव्स को डी ब्रॉय वेव्स भी कहा जाता है। मैटर वेव्स का दूसरा नाम क्या है? डी ब्रॉय वेव्स। ठीक है? Will de Broglie wave exist? What will be de Broglie wavelength of a matter particle at rest? What will be de Broglie wavelength of matter particle at rest? Infinity, because अगर matter particle rest पे होगा तो quantum क्या हो जाएगा? 0, 1/0 infinity। तो particle rest पे है, that means having infinite wavelength। Infinite wavelength मतलब no wave, मतलब no wave। That is the meaning of infinite wavelength। ठीक है, समझ गए बात? तो मैटर पार्टिकल रेस्ट पे कोई वेव नहीं होगी। Does matter waves and electromagnetic waves are interrelated? क्या मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटररिलेटेड होते हैं? बताओ, क्या मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटररिलेटेड हैं? नहीं। Electromagnetic waves are only associated with charged particles. The charged particles when oscillate they produce electromagnetic wave. क्या uncharged particle oscillate करेगा तो electromagnetic wave आएगी? पर मैटर वेव ना ऑसिलेशन से नहीं आती। मैटर वेव आती है सिंपल मोशन से।
चाहे वो पार्टिकल चार्ज हो चाहे वो पार्टिकल अनचार्ज हो। ये पेन अनचार्ज है, मैं इसको भी फेंक रहा हूँ ना, इसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, वो अलग बात है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। समझ गए बात? क्लियर है? तो electromagnetic waves and matter waves are different. Matter waves are not electromagnetic in nature. The reason being, matter waves can be produced by both charged as well as uncharged particles, but electromagnetic waves only possible with the charged particles. चलो जी, उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मैटर पार्टिकल, जिसकी हमने बात की, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये फॉर्मूला तब वैलिड है अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है मोमेंटम इज कांस्टेंट। ये हम तब यूज करेंगे न्यूमेरिकल में जब ये गिवन होगा मोमेंटम इज कांस्टेंट। हमें ना कंपेयर करनी होती है डी ब्रॉय वेवलेंथ किसकी, मैटर पार्टिकल्स की, किसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या करनी होती है, हमें कंपेयर करनी होती है। तो अगर पहला पॉइंट दे रखा है मोमेंटम कांस्टेंट तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। दूसरा पॉइंट दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू √2mk। और अगर दे रखा है आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट तो कितना आ जाएगा, mqb। दिस इज फॉर पोटेंशियल कांस्टेंट। और एक होता है h अपॉन रूट 3kBT। टेम्परेचर इज कांस्टेंट अगर कंपेयर करें, हाँ 3mkBT, 3mkBT। ये कैसे आया, बिकॉज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी हैव अ रिलेशन, b इज इक्वल टू √2mk, p इज इक्वल टू √2mk। ये कैसे आया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल हैव रिलेशन, k इज इक्वल टू qb। और ये कैसे आया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर हैव रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, इट इज 3/2 kBT। दिस इज फॉर कंपैरिजन ऑफ एनी किसी भी गैस के लिए अगर कंपेयर करना है, गैस पार्टिकल्स और आल्सो हैव अ वेव मोशन बिकॉज़ दे आर आल्सो मैटर पार्टिकल्स। तो गैस पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है क्लास 11 में, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें 3/2 kBT होती है। kB क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर आप k की जगह पुट करेंगे 3/2 kBT यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3mkB। So if you want to compare the wavelength of two particles, let us say two helium particles हैं और दोनों monatomic है helium particles, and you have to compare their d by wavelength at, या helium है और एक कोई और है neon है, दोनों कंपेयर कर रहे हैं और दोनों सेम टेम्परेचर पे आपको कंपेयर करना है, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे d by wavelength के मामले हैं। और एक d by wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आपके पास, d by wavelength of electron, d by wavelength of electron, lambda is equal to h upon 2mqb। So what is h is 6.610 raised to power minus 34. Mass of electron is 9.110 raised to power minus 31. Charge is 1.610 raised to power minus 19. All when you put, you will get this relation 12.3 angstrom. If you need to find out the wavelength of electron, you only have to put the potential at what you have to find out. Let us suppose you want to find out that electron is isolated to a potential of 50 volt. What is the wavelength? Electron is isolated to a potential of 10 volt. What will be the wavelength? You only have to mention the potential and you get the wavelength. Done. Here ends the theory of this chapter. There is one more relation that we have to discuss. चलिए नोट पक्का डन।
So next we have to compare kinetic energies. Here was a question. There is a matter particle and there is a photon. They have the same wavelength and we have to compare their kinetic energy right now. A matter particle and photon. Matter particle कुछ भी हो सकता है. A matter particle and a photon have same wavelength. We have to compare their kinetic energy. A matter particle and photon have same wavelength. We have to compare their kinetic energies. तो वेवलेंथ क्या होती है मैटर पार्टिकल की भाई? h/√2m k. क्वेश्चन क्या पहला? मैटर पार्टिकल एंड photon have same wavelength. We have to compare the kinetic energy. So matter particle and photon have same lambda, same wavelength. ठीक है जी? तो this is the kinetic energy of इलेक्ट्रॉन. लेट अस से मेटल पार्टिकल के लिए चलो इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन और मेटल पार्टिकल सपोज कर रहे हैं. लेट अस से के. ठीक है. एंड व्हाट इज द फोटोन वेवलेंथ? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h by p. दिस इज द फोटोन वेवलेंथ, है ना? एंड व्हाट इज फोटोन काइनेटिक एनर्जी? We can say simply photon kinetic energy is what? hc by lambda. जो फोटोन आता है मेटल में स्ट्राइक करता है तो जो उसकी एनर्जी होती है